नमस्कार, मैं अणिमा उपाध्याय आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है डेथ ट्रैप, मृत्यु का मकड़ जाल, जो हमने अपने ही हाथों से अपने लिए बुना है। पर्यावरण को प्रदूषित करके। इससे पहले कि हम इस पर विस्तार से चर्चा करें, आप सभी से अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं और उसके प्रदूषण की बात करते हैं तो हमें याद आता है कि प्रकृति ने हमें पर्यावरण भेंट स्वरूप दिया है। ये 5 तत्वों से मिलकर बना है: जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और सौर ऊर्जा। लेकिन मनुष्य ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अति औद्योगिकीकरण, मशीनीकरण, आधुनिकीकरण करके इस पर्यावरण को दूषित कर दिया। और इसका असर न सिर्फ मनुष्य के स्वास्थ्य पर अपितु तमाम जीवित और अजीवित चीजों पर भी दिखाई देने लगा है। लगभग 7 अरब लोग प्रीमैच्योर डेथ की ओर अग्रसर होते हैं हर वर्ष दुनिया भर में, आउटडोर एंड इनडोर एयर पोल्यूशन की वजह से। जो तमाम तरह की गैसें इंडस्ट्रीज के चिमनियों के धुएं से वायु में छोड़ी जा रही हैं, उनसे न सिर्फ धुआं छूटता है अपितु तरह तरह के और भी कण वायु में तैरने लगते हैं। ये सारी गैसें और ये सारे कण सिर्फ वायु को ही प्रदूषित नहीं करते, बल्कि मौसम में भी तीव्रता से परिवर्तन ला रहे हैं। तापमान में वृद्धि को अनदेखा नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जमी बर्फ अब तेजी से पिघलने लगी है। ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं और ये सारा का सारा बर्फ जाकर समुद्र में प्रवाहित हो रहा है, जिससे समुद्र का जल स्तर भी हर साल बढ़ता जा रहा है। हवा में तैरते कण और अम्लीय गैसें हमारे विजन को, हमारे देखने की क्षमता को भी कम कर देती हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर एक्सीडेंट्स और मृत्यु बहुत ज्यादा होने लगे हैं। सौर ऊर्जा भी पृथ्वी तक आ नहीं पा रही है ठीक से, वायु प्रदूषण की वजह से। और जल प्रदूषण की वजह से ये नीचे तक, तह तक, सतह तक नहीं पहुंच पाती। करीब 25% कम सौर ऊर्जा धरती पर पहुंच पाती है वायु में तैरते कणों की वजह से। न सिर्फ इतना ही, बल्कि ये उत्पादकता पर भी विपरीत असर डालती है।
जो उपज आनी चाहिए गेहूं, सोयाबीन और अन्य ग्रेन्स की, वो बहुत कम हो रही है प्रदूषण की वजह से, और परिणाम है मृत्यु। अगर हम प्रदूषण को और करीब से जानें तो कह सकते हैं कि जिन पदार्थों का वायु, जल और मिट्टी में होना नुकसानदेह है, अगर वो इनमें मिल जाएं तो वो प्रदूषक कहलाते हैं, पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। और ये मिश्रण होने की विधि पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण कहलाती है। इससे न सिर्फ वातावरण दूषित होता है, बल्कि इनका बुरा असर जीव जंतुओं पर भी पड़ता है और अजीवित चीजों पर भी पड़ता है, चाहे वो कीट पतंगे हों, चाहे चिड़िया या जानवर हों, और चाहे मनुष्य हों। प्रदूषण का मुख्य कारण है पेड़ों का निर्दयता से काटा जाना, क्योंकि ये पेड़ ही थे जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से सुरक्षित रखते थे। इतना ही नहीं, ये लैंडस्लाइड्स होने से भी बचाते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें मिट्टी को और चट्टानों को कस कर पकड़े रहती हैं। लेकिन इनके कट जाने की वजह से जरा सी भी तेज बारिश या हवाएं चलती हैं तो लैंडस्लाइड्स हमें सुनने को मिल जाता है। परिणति होती है मृत्यु, एक्सीडेंट्स। क्लाइमेट चेंज, मौसम का परिवर्तन भी बड़ी तीव्रता से प्रदूषण की वजह से हो रहा है। जाने कितनी ही प्रजातियां विलुप्त हो गई और कितनी ही विलुप्त प्राय हैं। ये क्लाइमेट चेंज एक धीमा जहर है जो हमें मृत्यु की दरवाजे की ओर ले जा रहा है। यहाँ पिरामिड की मदद से मैंने आपको प्रदूषण से होने वाली बीमारियों को दिखाया है। आइए देखें कि क्लाइमेट चेंज कैसे हमारे ऊपर असर डालता है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में बढ़ जाए, इसके साथ ही मीथेन गैस भी हवा में बढ़ जाए, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो तापमान में वृद्धि करती हैं पृथ्वी के। और यही हो रहा है जिसकी वजह से आइस कैप्स पिघलकर समुद्र का जल स्तर बढ़ा रहे हैं और मौसमी परिवर्तन हर साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इसका असर सिर्फ तापमान वृद्धि और जल स्तर का बढ़ना नहीं है, बल्कि वर्षा ऋतु के आगमन पर भी पड़ता है और अन्य ऋतुओं पर भी पड़ता है। वर्षा ऋतु या तो बहुत जल्दी आ जाती है या बहुत देर से आती है और बहुत कम समय में बहुत उत्पात मचाकर, बाढ़ लाकर, तहस नहस कर लोगों की जान लेकर चली जाती है। कहीं ये बाढ़ के रूप में जान लेती है तो कहीं सूखे के रूप में जान लेती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 50 डिग्री के पास पहुंच रहा है, पारा 50 डिग्री के पास पहुंच रहा है, तो शीत ऋतु में ये 0 के नीचे जा रहा है।
दिन का तापमान कहीं बहुत नीचे है तो दोपहर का बहुत ऊंचा है। ये सब क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है और इसकी वजह से बहुत सारे सूक्ष्म जीवी और परजीवी जो सुप्तावस्था में थे वो जागृत अवस्था में आ रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी को हम झेल रहे हैं, ऐसे अगर बहुत से और कीटाणु भी जागृत हो जाएं तो संपूर्ण ग्रह नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। हमारा स्वास्थ्य बहुत कुछ क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। प्रदूषित वायु को हम अगर लगातार ब्रीथ करते रहें, उसमें सांस लेते रहें, तो हम तरह तरह की एलर्जीज और सांस लेने की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। मूड स्विंग्स, सर में दर्द, डिजीनेस, चक्कर आना, ये सब तो छोटी बीमारियां हैं, लेकिन बहुत सी क्रॉनिक इलनेसेस भी मनुष्य को घेर रही हैं, जिनके न इलाज का पता है न दवाई का, और ये मौत के आगोश में हमें ले जा रही हैं। आज का सबसे ज्वलंत विषय है बहस का और शोध का ओमनीसाइड या एंथ्रोपोसिनिक या एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मैन मेड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ऐसा नहीं है कि मनुष्य प्रजाति विलुप्त नहीं हो सकती धरती से। दो कारण हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा एंथ्रोपोजेनिक, मनुष्य के द्वारा किए हुए उसके कार्य ही उसको मृत्यु के मुंह में ले जाएंगे। हम ही ने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए हैं और हम ही जो प्रदूषण फैला रहे हैं उससे तरह तरह के कीटाणु जागृत अवस्था में आ रहे हैं। अगर कहीं युद्ध हुआ और परमाणु युद्ध या बायोलॉजिकल वारफेयर हुआ तो ये पृथ्वी नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। कंप्लीट इकोलॉजिकल कोलैप्स। इसके अलावा उभरती हुई अन्य तकनीकें भी बहुत घातक हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग नैनोबोट्स, जिसे हम ग्लोबल इकोफेजी भी कह सकते हैं। मतलब सृष्टि को कंज्यूम कर लेना, सारे इकोसिस्टम को खा जाना, ग्लोबल इकोफेजी कहलाता है। आज जन चेतना की जरूरत है कि हम समय रहते इसे रोक सकें, इस पर प्रतिबंध लगा सकें। इस तरह के रिसर्च पर जिम्मेदार लोग ही काम करें, तभी इस डेथ ट्रैप में फंसने से हम बच सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कह रहे हैं रॉबर्ट ए फ्रीटा। उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस ग्रे गू प्रॉब्लम में ग्लोबल इकोफेजी को संक्षेप में, जिसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं, बताया है, जिससे सारा जीवित बायोमास एक रोबोटिक नैनोमास में बदल जाएगा, जिसे उन्होंने कहा है नैनोबोट्स, जो इतनी ऊष्मा पैदा करेगा, इतनी हीट उत्पन्न करेगा कि सारी दुनिया
उसमें भस्म हो जाएगी। इसीलिए मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूं कि जो भी शोधकर्ता, रिसर्चर्स अपनी लैब्स में, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, चाहे कॉलेजेस में हो, और चाहे बड़े बड़े फार्मेसीज में हो, अगर वो सूक्ष्मजीवियों यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नैनो मटेरियल्स पे काम कर रहे हैं, तो उन्हें अनुमति लेकर ही उस पर काम करना चाहिए और बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह काम करना चाहिए। अन्यथा ये बहुत घातक हो सकता है, खास करके अगर उन्होंने अपना शोध मटेरियल यूं ही डिस्पोज ऑफ कर दिया, फेंक दिया, तो वो लैब तो उनकी साफ कर देगा, लेकिन प्रकृति में हमेशा मौजूद रहेगा प्रदूषक की तरह। आज भी हम प्लास्टिक, जिसे कभी हम अपना सौभाग्य समझते थे, उससे स्ट्रगल कर रहे हैं निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये नैनो बोट्स उससे भी घातक सिद्ध हों और हमारी आने वाली पीढ़ियां मौत के मुंह में समा जाएं। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर हम सब मिलकर इसे रोकें तो कल सुरक्षित बना सकते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। मैंने एंथ्रोपोसेनिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नाम की किताब लिखी है, जो अमेज़न पर सस्ते दामों पर उपलब्ध है। आप इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज नामक दूसरी किताब भी लिखी है, जो www.alokshukla.com वेबसाइट पर आलोक प्रकाशन के अंडर में फ्री डाउनलोड और फ्री पढ़ने के लिए अवेलेबल है। धन्यवाद जो आपने मेरे इस वीडियो को अंत तक देखा। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अच्छा लगा हो तो एक यस कमेंट बॉक्स में लिख दें। इसके साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।